दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कवि प्रदीप पंवार। आप सबका चाय पे चर्चा कार्यक्रम में स्वागत है। पर्दे उठते हैं, पर्दे गिरते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। जिंदगी के रंगमंच पर हम सब एक नाटक कर रहे हैं और वो ऊपर वाला ऊपर बैठा हुआ सबका निर्देशन कर रहा है। इस रंगमंच पर, जो दुनिया का रंगमंच है, इस पर किसी भी प्रकार का नाटक करना ये हमारी आदत में शुमार हो जाता है। इसलिए हम उस किरदार को बखूबी निभाते हैं। परंतु दोस्तों, जब हम रंगमंच की जिस दुनिया में जाते हैं और हमें कभी अभिनय का मौका मिल जाता है तो वो अभिनय करना बड़ा कठिन हो जाता है। वो रंगमंच पे जाना, वो भीड़ में जाना और लोगों के सामने किसी एक्ट को करना अपने आप में एक अलग कला है। उस कला को निखारने का, उस कला को अपने अंदर पैदा करना, उस कला को बाहर लाना, ये एक अलग बात होती है। ये कठिनाई का कार्य है। और फिर इसके बाद अभिनय सीखना, ये और हो सकता है कि ये कार्य हम कर लें, लेकिन अभिनय सिखाना उसी तरह का काम है जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। एक शिला होती है, एक पत्थर होता है, उसको मूर्ति में ढालता है। वो जो अभिनय सिखाता है या कला सिखाता है, ये कैसा ही कार्य होता है। किसी को अभिनेता बनाना, किसी को अभिनय सिखाना, उसमें वो अभिनय की कला है। इसको तलाशना, फिर तराशना, फिर निखारना और फिर उसे मंच पर प्रस्तुत करना और बार बार उसे उस कुम्हार की तरह जो घड़े को एक सुंदर आकार देता है, एक मूर्तिकार, एक शिल्पकार जैसे एक सुंदर मूर्ति बनाता है, उस तरह काम करना। ऐसा ही एक काम हमारे टोंक के इस रंगमंच की दुनिया में हो रहा है। यहाँ पर जहाँ पहले लोग रंगमंच नहीं जानते थे, 2016 से उन्होंने जाना कि रंगमंच होता है। ऐसे में यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जितने भी कलाकार हैं, उन कलाकारों में, उन व्यक्तियों को, वे लोगों को निकालना, उनमें ये पहचानना कि इनमें ये अभिनय की कला है, उन्हें तराशना, उन्हें निखारने का काम एक व्यक्ति ने किया 2016 से शुरू। उस व्यक्ति का नाम होता है श्री राजकुमार रजक। वो राजकुमार जी रजक जिन्होंने इस काम को संभव किया और टोंक के लोगों को थिएटर से परिचित कराया। हम आज आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ये दुनिया जो है, रंगमंच की दुनिया, रंगकर्मी बनना, रंगकर्मी को इस रूप में लाना, क्योंकि ये जिंदगी है। इसमें वैसे तो लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो कुछ कर जाते हैं समाज के लिए, समाज, ये देश उन्हें ही याद रखता है। याद रखे या ना रखे, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मन कहता है कि मैं कुछ कर गुजर जाऊं। बस यही जज्बा लेकर के, यही जुनून जिसमें होता है, वही गुरु बनता है किसी क्षेत्र में। तो ऐसे ही थिएटर गुरु से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जिनका नाम होता है राजकुमार जी रजक। तो आइए उनसे मिलते हैं हम। ये हैं सम्मानीय राजकुमार जी रजक, जिन्हें कि थिएटर की दुनिया में, टोंक के यहाँ थिएटर गुरु कहा जाता। आइए उनसे जानते हैं। तो राजकुमार जी, हमारा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा आज के इस कार्यक्रम में, जब हम चाय पे चर्चा पे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि ये रंगमंच की जो दुनिया है, रंगमंच की जो दिशा है, इसको ही आपने क्यों चुना? लोग जब डॉक्टर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं या कोई अन्य प्रोफेशन भी चुन सकते हैं, आपने ये जो थिएटर है इसको ही क्यों चुना? जी बिल्कुल, बहुत ही मज़ेदार सवाल है और स्मृतियों को पुनः कुरेदने वाला एक सवाल है। तो चाय पे चर्चा के इस श्रृंखला को आयोजित करने के लिए मैं प्रदीप जी और चाय पे चर्चा पूरे समूह, पूरे यूनिट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज की इस तरह की बातचीत, रंगमंच और रंगकर्मी के जीवन से जुड़ी हुई बातचीत पर आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चाय पे चर्चा की पूरी यूनिट को, प्रदीप सर को धन्यवाद सर। तो आपका जो सवाल है सर, ये सवाल बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार इन मायनों में है कि आप देखें कि हम लोग जिस तरह के परिवार से आते हैं ना, वहाँ पर भी एक माँ का, पिता का सपना यही होता है कि बेटा कहीं किसी नौकरी में चला जाए और घर परिवार जो है जिस तरह से चलना है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, मजबूत हो, आगे बढ़े। पर रंगमंच चुनने के पीछे ये तो रही मेरे अभिभावकों की जिज्ञासाएं और उनके उम्मीद। रंगमंच को चुनने के पीछे मेरा जो पूरा मकसद दिखता है, वो समय समय पर बदलता चला गया है। अच्छा, बदलता चला गया है, या यूं कहें कि जब हम किसी मंजिल की ओर रवाना होते हैं तो ये बहुत सारे रास्ते मिलते हैं।
तो कभी हम दक्षिण दिशा की गलियारे में घुसते हैं, कभी पश्चिम दिशा की गलियारे में घुसते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीजें स्पष्ट होती चली गई। खास बात यह है, चूंकि मैं इलाहाबाद से हूं और इलाहाबाद से ही एक सुपरस्टार रहे हैं सिनेमा जगत के, अमिताभ बच्चन साहब। जी जी जी। तो जैसे लोग बोलते हैं कि सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा, तो इलाहाबाद में इस तरह की कहावतें भी चलती हैं कि देखिए बच्चा अगर अभिनय करेगा तो अमिताभ बच्चन की तरह करेगा। मजाक मजाक में लोग बोलते हैं कि यार बड़ा नौटंकी कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की तरह। अच्छा, अरे वाह। तो इस तरह का एक प्रशंसा रही है मुहावरों में वहां। इसी कारण से आपको रंगमंच की दिशा मिली। चलिए, लेकिन आपका जो सफर है बलिया, फिर बलिया से इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर कोलकाता, जैसे कोलकाता, और उसके बाद में कोलकाता से फिर आप जयपुर, सवाई माधोपुर और फिर ये टोंक। ये जो पूरी यात्रा है, इस यात्रा में मतलब क्या रहा, क्या अनुभव रहे, क्या कठिनाइयां आई, कैसे ये रास्ता तय हुआ, क्यों ऐसी यात्रा रही? जी बिल्कुल। तो देखिए, वही इसका भी संबंध पहले वाला जो आपकी जिज्ञासा थी, जो आपका सवाल था, उससे ही ताल्लुक है ये भी, कि मैं रंगमंच में अपने आप को खोजता रहा और सिनेमा का एक बड़ा अभिनेता बनूंगा किसी जमाने में, किसी भविष्य में जाके मैं ऑस्कर का एक बड़े अभिनेता की तरह, एक उत्कृष्ट अभिनेता की तरह ऑस्कर प्राप्त करूंगा। इस तरह की जद्दोजहद में, इस तरह की उम्मीदों के साथ भटकता रहा, रंगमंच में अपने आप को खोजता रहा। कभी रंगमंच ने मुझे अपने आप में खोजा, कभी मैंने रंगमंच में अपने आप को खोजा, और इस तरह से मंजिलें बनती चली गईं। कलकत्ता में नाटक की पढ़ाई के लिए गया कि अभिनय उसमें सीखने का मौका मिलेगा, पर वहां से रविंद्र भारती, रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म स्थली जो रही है वही हमारा विश्वविद्यालय था। वहां जाके पता चला कि अभिनय केवल रंगमंच का हिस्सा नहीं है, और भी बहुत चीज है। और मजेदार है कि वो बहुत सी चीज जो है उसमें रंगमंच का, समाज का जो संबंध है, रंगमंच और समाज का जो संबंध है, इसने मुझे अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। तो देखिए, जो अभिनय, सिनेमा में अभिनेता बनना था, वो सपना आज भी खत्म नहीं हुआ है। ये कहें कि उसके बरक्स एक और लाइन खड़ी हो गई है। तो मैं वर्तमान सपने के साथ कि रंगमंच जो है समाज को दिशा देने में, साहित्य, रंगमंच का जो साहित्य है वो समाज को दिशा देने में एक भूमिका, एक निर्णायक भूमिका ले, तो ये एक नया सपना है उस पुराने सपने के साथ। तो दोनों जुड़वा सपने एक साथ चल रहे हैं। तो आपको इसमें वो कौन से लोग थे जिनका सपोर्ट मिला इस पूरी यात्रा में, जिन्हें आप उल्लेखित करना चाहेंगे कि ये लोग तो होते तो मैं यहाँ हूँ आज, उनमें वो लोग भी होंगे कुछ? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। हर यात्रा में, हर जीवन की यात्रा में बहुत सारे साथी, बहुत सारे सहयात्री मिलते हैं। उसमें कुछ ऐसे साथी और सहयात्री होते हैं जो आपके लिए सड़क भी बनाते हैं। वाह ना। तो कुछ ऐसे साथी रहे हैं जिसमें इलाहाबाद से ही हमारे वरिष्ठ मित्र हैं, गुरु मित्र हैं ना, अजीत बहादुर जी, और उन्हीं के साथ की एक और हमारी मित्र हैं, वरिष्ठ मित्र हैं, रंगोली अग्रवाल। दोनों लोग सिनेमा जगत में काम करते हैं। यहाँ की रंगोली अग्रवाल जी जो है इलाहाबाद से हैं, और उन्होंने कई सारे सिनेमा में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है इम्तियाज अली जी के साथ, और वो भी कर रही हैं। ऐसे ही इलाहाबाद के और रंगकर्मी साथी रहे हैं, जुमैर मुश्ताक जी रहे हैं, प्रवीण शेखर। तो इलाहाबाद जो है आपका किडगंज जी, जैसा मैंने आपको किडगंज, तो किडगंज वो कोई बहुत अच्छे अनुभव आप अपनी जीवनी में उसके नहीं मानते, और आप ये मानते भी हैं। मैं ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आप वर्णभेद के खिलाफ रहे, मतलब वर्णभेद से आपको कई पीड़ाएं आपने झेली, तो उन झेली हुई पीड़ाओं को आपने फिर निखार दिया और आप पहुंच गए कलकत्ता। तो ये जो है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल। एक ये है कि जो मैंने कहा कि रंगमंच और समाज का एक संबंध बने, एक निर्णायक संबंध बने, एक सहभागिता का संबंध बने। असल में इसके पीछे
वो पूरा जो अनुभव है जी ना, जिस तरह जिस देश में हम रहते हैं, डाइवर्सिटी भी है, विविधता भी है, विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है जी ना। और इस विविधताओं से भरे हुए देश में, हर देश में, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज भी होती है, ऐसे परंपराएं भी होती हैं जिन पर काम होना जरूरी है। वेरी गुड। तो खूबसूरती के साथ साथ उसका दूसरा पक्ष भी है। उसका मतलब यूँ समझिए, उसको निखार होना भी जरूरी है जी, उसका सुधार होना भी जरूरी है जी, बिल्कुल। उस पर आपने काम किया जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अच्छा, अब ये जानना चाहेंगे कि आपने मैंने जैसा जाना आपके बारे में कि आपने इलाहाबाद से लेकर के और जयपुर तक 23 दिन की एक लंबी साइकिल यात्रा की जी, अपने और 2 मित्रों के साथ में जी। तो उसके पीछे क्या उद्देश्य था इतनी लंबी साइकिल यात्रा करने? ये काफी मेरे जीवन का मतलब एक रोमांचक भरा अध्याय रहा है जी ना। और इवन कि उसके बाद तो पिताजी ने कुछ ऑफर भी मिले हम लोगों को, जैसे ढाका से आयरलैंड जाने का, दिल्ली से आयरलैंड जाने का। तो पिताजी ने भी कहा भी कि क्या जिंदगी भर साइकिल ही चलाता रहेगा। तो उसमें एक बड़ा मकसद ये था कि 2004 में आपके जयपुर जवाहर कला केंद्र में विश्व शांति का एक अधिवेशन जैसा एक प्रोग्राम हो रहा था। उसमें उस वक्त के रिटायर्ड भारत के एडमिरल साहब थे सर रामदास जी, जितना मुझे अभी याद आ रहा है उनका नाम। और पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी रिटायर्ड एडमिरल रहे जी। तो बहुत सारे इस तरह के महकमे के रिटायर्ड पर्सनालिटीज रही। और अलग अलग जो लोग विश्व शांति पर काम कर रहे थे, तो उनके जरिए हम लोगों ने एक शांति यात्रा जो थी इलाहाबाद से राजस्थान की। और शांति यात्रा तभी सार्थक होगी जब हम वहां की संस्कृति को समझ पाएंगे। वेरी गुड। उस संस्कृति में कहां कहां पर सामंजस्य स्थापित है, कहां कहां पर सामंजस्य मौजूद है, इसको हम खोज पाएंगे। तो इलाहाबाद से जयपुर की पूरी यात्रा विश्व शांति के संदर्भ में रही और राजस्थान का जो सांस्कृतिक परिवेश है उसको समझने बूझने का एक बड़ा अध्याय रहा। अच्छा, एक मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप एक एकलव्य अप्रोच पे बात करते हैं। वो एकलव्य अप्रोच क्या है आपकी? जी, एकलव्य अप्रोच भी असल में उसी तरह से ये पनपा हुआ एक आइडिया है जी। वो आइडिया इस तरह से है कि हम बुद्ध की धरती के लोग हैं जी ना, हम वसुधैव कुटुंबकम की धरती के लोग हैं। तो जो अभी हाल फिलहाल इस छोटे सी उम्र में जो अनुभव बन रहे हैं, अब लग रहा है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है और उम्र जो है धड़ाधड़ आगे बढ़ रही है। तो जब उम्र धड़ाधड़ आगे बढ़े और ये महसूस हो कि अभी सीखना और भी बाकी है, अभी तो सीखना क्या है ये केवल खुलासा हो रहा है कि सीखना क्या है। अरे वाह बात। हाँ, सीखना क्या है अभी तो यही जान पा रहे हैं हम। अभी यही जान पा रहे हैं। तो इस जानने के लिए एकलव्य अप्रोच का होना जरूरी है। मतलब कि बुद्ध की धरती पर जब हम हैं तो हम कहते हैं अप दीपो भव, और हम वसुधैव कुटुंबकम की धरती पर हैं तो पूरी धरती ही हमारा परिवार है। तो पूरी धरती ही हमारा परिवार है। इसको मानने के लिए, इसको जानने के लिए और मानने जानने से भी ज्यादा आगे इसको आचरण में लाने के लिए अप दीपो भव का होना जरूरी है। तो स्व जागरण की जो यात्रा है, स्व जागरण की जो जर्नी है, वो है एकलव्य अप्रोच। अच्छा, स्व जागरण की यात्रा को एक तो ये जो यात्रा है, और इस यात्रा में आपसे राजस्थान में आए, राजस्थान में फिर सवाई माधोपुर आए और सवाई माधोपुर के बाद टोंक आए जी। टोंक में आपने जो है रंगमंच की स्थापना की, कम्युनिटी थिएटर की जी 2016 में जी, जैसा आपके शिष्य बताते हैं। तो 2016 में तो ये टोंक ही क्यों चुना आपने? ये टोंक में ही कम्युनिटी थिएटर होना चाहिए, ये सवाई माधोपुर भी हो सकता था। एक टोंक कैसे आपको भाया, ये मैं जानना चाहूंगा जी। तो प्रदीप सर बहुत ही मतलब लाजवाब है और ये सवाल मुझे भी गुदगुदाता रहता है और गुदगुदाता भी है और मेरा जीपीएस सवाल भी है। मेरे लिए ये जीपीएस का काम करता है जी ना। तो वो इस तरह से
कि मैंने रंगमंच में जब समाज और रंगमंच के संबंधों को खोजना शुरू किया तो धीरे धीरे ये निर्णय भी साथ में बनने लगा कि महानगरों से अपना रुख छोटे शहरों या कस्बों की तरफ या ग्रामीण इलाकों की तरफ करना होगा। वहां पर चीजें दिखेंगी। शहर में तो लोग व्यस्त हैं, व्यस्त ना, व्यस्त हैं, बहुत सारी चकाचौंध में बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है ना, चकाचौंध में रिश्ते खो गए हैं, खो गए हैं। तो लगा कि कुछ छोटे शहरों में ही अपने अन्वेषण को, अपने खोज को जारी किया जाए। तो एक संयोग भी होता है बहुत बार। तो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन एक संस्था है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं टोंक में। तो उनके साथ एक इत्तेफाकी हुई और पूरी प्रक्रिया के तहत मैं टोंक आया और लगा कि यस, जो जिम्मेदारियां हैं मेरे कर्मचारी के तौर पे, जो जिम्मेदारियां हैं, खैर वो तो है ना, वो तो होंगी ही। इसके साथ ही और क्या किया जा सकता है, तब वो रंगमंच का एक सूत्रपात यहाँ आप सभी लोगों के साथ, सभी लोगों के सानिध्य से ही उसका एक सूत्रपात होता है और उसका एक अध्याय टोंक के साथ। नहीं, इसलिए ये प्रश्न इसलिए किया है मैंने आपसे क्योंकि टोंक रंगमंच को नहीं जानता था। कम्युनिटी थिएटर के पहले हमारे यहाँ तो रामलीलाएं होती थी, रामलीलाएं वो जैसा पुरुष पात्र होते हैं वो रामलीला करते हैं, वो भी विशेष प्रकार का नहीं। टोंक, पूरे टोंक जिले में रंगमंच कहीं कोई रंगमंच को नहीं जानता था। और जहाँ तक मुझे ध्यान है वो कोई बहुत विशेष रूप से किसी ने रंगमंच पर जाकर, अगर वो गए भी हैं, जैसे इरफान साहब यहाँ से ही, टोंक से ही उनका नाता है, टोंक से उनका रिश्ता है, टोंक उनका निर्णय, वो यहाँ से गए और जयपुर में उन्होंने रंगमंच सीखा और फिर वो मुंबई की ओर गए। वो कहते अवश्य यहाँ थे लेकिन किसी ने रंगमंच के लिए जैसे काम नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ। कोई किसी ने थिएटर आर्टिस्ट तैयार किए हों, कोई कलाकार तैयार किए, तो आपने वो काम किया। तो इसलिए मैंने ये पूछा है कि यहाँ कम्युनिटी थिएटर की स्थापना जो है टोंक में हुई। चलिए इस बात में ये बताएंगे कि शुरुआत के जो दौर था कम्युनिटी थिएटर की स्थापना में, उसमें आपको जो कोई कठिनाई आई हो या कोई आपका कोई ऐसा वाकया हो जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, कि देखिए जब रंगमंच को अगर हम लोग सहज तरीके से देखें तो कम से कम एक अभिनेता होगा, एक कहानी होगी, उस कहानी के कुछ किरदार होंगे। तो शुरुआती दिनों में जो युवा इकट्ठे हुए कि उनको इकट्ठा कैसे किया जाए, रंगमंच शब्द से उस तरह से लोग वाकिफ नहीं थे। अभिनय कार्यशाला करें तो किस किस तरह के उम्मीदवार आएंगे, उनको बटोरना, उनसे बातचीत करना बहुत वश में भी नहीं हो सकता है क्योंकि सबकी अपनी सृजनात्मक ऊर्जा होती है जी ना। तो तय किया गया कि रंगमंच के जरिए व्यक्तित्व विकास की कार्यशाला है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट शब्द मध्यम वर्गीय परिवारों में काफी पॉपुलर है। जी जी। तो हम लोगों ने उस शब्द का प्रयोग किया और वहां से लोग आए। तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग शुरुआती वाकया रहा है। और दूसरा कि जब आए और काम शुरू हुआ, धीरे धीरे माह भर, 1.5 माह, 2 माह में जब नाटक बनने लगे तो अभी जो युवा है उनको वो मतलब उनके हेयर स्टाइल और उनके कपड़े, वो कई बार हेयर स्टाइल बदलना भी नहीं चाहते थे कि नहीं तो मैं तो ऐसे ही, वो कोई कोई अलग अलग तरह के डिजाइन है। अब बताइए कोई अलग तरह का डिजाइन है और ठाकुर का रोल कर रहा हो। तो कुछ इस तरह के यथार्थवादी अभिनय की तरफ जाने के लिए काफी, तो अभिनेताओं ने विद्रोह भी किया कि आपने बताया नहीं कि हमें बाल भी चेंज करने होते हैं। तो इस तरह के कुछ शुरुआती दिनों में बहुत ही, ये है तो बहुत ही देखिए मतलब गुदगुदाने जैसा वाकया, पर असल में ये बहुत गंभीर चीज भी है। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बदलाव उसमें, अनुकूलनता उसमें कोर में है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जितने बदलाव और अनुकूल होते जाते हैं उतना ही हमारा अभिनय और हमारा सृजन पक्ष उभरता चला जाता है। अच्छा, जो आपने कम्युनिटी थिएटर की स्थापना हुई और काफ़ी लोग मिले भी, आपने काम भी किया, कई घंटों काम किया करना पड़ा, तो इसमें जो आपका जो परिवार है उस परिवार में ने किस दृष्टि से देखा उसको कि यानी जैसे शुरू में जब आपने शुरुआत की तब माता पिता ने कैसा लिया आपके इस काम को,
कि हर माता पिता का एक अलग दृष्टिकोण होता है। बिल्कुल। हर माता पिता ये नहीं चाहते कि भाई मेरा बेटा, हर की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती, ऐसे ही परिवार की अपनी अपेक्षाएं होती। जब शादी हो जाती, शादी के पहले और शादी के बाद आपका ये क्या दृष्टिकोण मतलब परिवार का रहा? यानी जैसे माता पिता का पहले क्या रहा, बाद में शादी हो गई तो घर का परिवार का, यानी आपकी धर्मपत्नी का वो कैसा उसमें सहयोग रहा, क्या एटीट्यूड रहा, क्या रहा, ये भी अगर आप शेयर करना चाहें तो हम जानना जरूर चाहेंगे। जरूर। ये इसके बिना यात्रा तो मतलब अधूरी ही रह जाएगी। इस पर बात होनी चाहिए। और वो इस तरह से ही रहा कि करीब मैं 1998-99 में इलाहाबाद से निकल गया था और रंगमंच की पढ़ाई के लिए मेरे पिताजी और माताजी और पिताजी उस तरह से विद्यालय कभी गए नहीं। अच्छा, वो मेरे माता पिता भी नहीं गए। हाँ, और पिताजी का था कि मैं कोई पुलिस में चला जाऊं, और जो एक रुतबा होता है पुलिस वाले का बाप, तो उस तरह का था। माताजी ने काफी सपोर्ट किया। माताजी ने मुझे इलाहाबाद से भागने में मदद किया। उन्होंने 500 रुपए किसी स्थानीय लोगों से अपना बेल्ट, चांदी का बेल्ट वेल्ट बेच के उन्होंने 500-600 रुपए कुछ अरेंज किए और अनजान पथ पे मुझे बोला जाओ बेटा। पर उनकी एक शर्त थी, माँ की जो शर्त होती है वो शर्त थी जी, वो शर्त थी कि जब भी आएगा जिंदा आएगा, हाँ, स्वस्थ आएगा हाँ, ना, मुझे कोई चिट्ठी पत्री नहीं चाहिए, तुम ही चाहिए। जी। तुम कुछ बनो या ना बनो। वाह, तो माँ ने माँ ऐसी होती। बिल्कुल। तो वो शक्ति मुझे मिली और कलकत्ता गया मैं नाटक की पढ़ाई के लिए। तो एक ये वाला चैप्टर। इसके बाद पिताजी को आइडिया लग गया पूरी तरह से कि बच्चा तो हाथ से फिसल गया है, निकल गया है, अब तो अपने ही लाइफ में जाएगा। देखते देखते शादी वाला जो पूरा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करना मतलब अनमने मन से जो होता है, ठीक है, अब वो क्या बोलूं, अब वो है ही ऐसा। जी जी ना, पर चिंताएं तो थी उनकी अंत तक, अभी तक थी पर अब नहीं है। शादी जब हुई तो शादी के बाद उन्होंने बोला कि क्योंकि मेरा जो विवाह है वो कलकत्ता में ही जी संपन्न हुआ और उस तरह से यानी कलकत्ता, इलाहाबाद ने दिया, फिर कलकत्ता ने आपको दिया। जी जी जी, उस तरह से रहा, प्रेम विवाह एक रहा। तो इसमें काफी मजबूती मिली। रायना अभिनय जगत से ही रही है, रंगमंच से ही रही है, उनका जुड़ाव रहा है। तो काफी लगा कि अब दोनों लोग, वो साइकिल वाली जो मुहावरा है, एक पहिया दो पहिया मिलके रंगमंच की गाड़ी चल पड़ेगी, जी। तो वैसा रहा। मजेदार घटना तब घटती है जब हमारी शादी के बाद तय होता है कि मेरी सिस्टर का शादी है और पिताजी बोलते हैं कि बेटा अब मदद चाहिए जी, अब तो मदद चाहिए ही चाहिए। तो प्रदीप सर, एक ऐसा वाकया घटता है मेरे जीवन में जिसने ऐसा लगता है कि रंगमंच का काम जो है उस तरह से दिखता, मतलब उसने इस तरह से मदद किया। क्या मदद किया कि सवाई माधोपुर में हम थे उस वक्त, हम और हमारी वाइफ, और सिस्टर की शादी उधर तय कर दी पिता ने, और बैक टू बैक 15-20 दिन, एक महीने के अंदर ही उन्होंने कहा कि आना है तो आओ, नहीं तो मैं भगत सिंह की तरह तुम्हारी तस्वीर अपने घर में अब लगाने वाला हूं। और वो ऐसी स्थितियां थी नहीं। तो पिताजी को मैंने फोन किया वही सरपंच साहब के फोन से मदद के लिए, कि पिताजी को बोला कि पिताजी आप बचपन में एक बात कहते थे कि अगर घर में कुछ ना हो और बारात द्वार पर आ जाए तो मोहब्बत से साफ बर्तन में साफ पानी और गुड़ बतासे रख के प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। तो मैंने पिताजी को बोला कि पिताजी मैं उस प्रक्रिया पर ही अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, बाकी ऐसा कुछ मदद करने के लिए मेरे पास स्थिति नहीं है। देखिए एक मजेदार बात फिर होता क्या है, यही सवाई माधोपुर का एक गांव है बगल में, भगवतगढ़ के ग्रामीण लोगों ने, जहां हम लोग रंगमंच का काम कर रहे थे, उन्होंने यहां से वो पतीले में जिसमें पानी भरते हैं, मटकी वो स्टील की होती है, उसमें चरे 4-5 चरों में तो देसी घी, गेहूं, शक्कर ना, करीब 50 किलो के आसपास का शक्कर,
50 किलो, 20 से 50 किलो के बीच में, पर गेहूं करीब 1.5 से 2 क्विंटल गेहूं लेके और कुछ कैश पैसे, गांव के लोग पहुंचे इलाहाबाद। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है। और मेरी सिस्टर की शादी राजस्थानी अन्न से हो रही थी। वाह वाह, कमाल है। आप बड़ाई भाई, उसको भगवतगढ़ वालों के लिए हम बधाई देते हैं उनको इस बात के लिए, और निश्चित रूप से उस गांव ने एक अच्छी मिसाल कायम की आपके लिए, हमारे लिए, इस राजस्थान के लिए जी। और वही कि आप जब काम, तो आपकी ये, मैं ये जानना चाहूंगा कि अब ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि रंग में जो ये दुनिया है ये एक अलग है, लेकिन आप में आपकी जो पत्नी है, और आपने जैसा बताया कि वो आपकी प्रेम विवाह भी है जी, और ये विवाह और ये प्रेम दोनों बने रहें, ये मेरी तो वो आपकी इस काम को जो जब हम शुरू में चलते हैं किसी यात्रा पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो किस दृष्टि से देखती हैं आपके सहयोग के लिए? बिल्कुल बहुत खड़ी रही वो साथ में, अभी भी हैं। यहाँ तक कि जो हमारे और मेरी जीवन मतलब पत्नी का जो समय है, हम लोगों ने उसको रंगमंच को दिया, ताकि हम दोनों का जो सपना है वो समृद्ध हो। धन्यवाद, बधाई आपको इसके लिए। ये अच्छी ऐसी पत्नी मिलना भी जीवन का, इस जीवन यात्रा का एक बड़ा अच्छा काम होता है। बहुत बहुत ये अगर सपोर्ट मिलता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, मेरी ऐसा मानना है। मैं भी ऐसा ही हूँ, इसलिए आपसे इस प्रकार। अच्छा चलिए, अब एक प्रश्न और आपसे कि ये जो आपने अब तक यहाँ पर अजीम प्रेम जी में और कम्युनिटी थिएटर से आपने कई कलाकार, तो कितने आपके आर्टिस्ट आप अब तक निखार चुके हैं इस क्षेत्र में? कितने होंगे वो शिष्य? काफी जो रंगमंच में युवाओं का जो रंगमंच है, जो जिसमें जैसे सीटीटी भी एक हिस्सा रहा है, या और भी जो लोग जुड़ते रहे हैं, तो अच्छी खासी संख्या रही है टोंक में। अच्छी ना, करीब एक उम्मीद है मतलब पूरी आपको। जी जी। और उसमें से हमेशा हर बैच में या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीजों को सीखने आते हैं और सीखते सीखते जरा अगुवाई भी करने लगते हैं। जी जी ना, और कुछ साथी ऐसे होते हैं वो सीखते सीखते फिर कहीं और जाके अपनी संभावनाओं को तलाशने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ना, तो दोनों पक्ष रहे हैं इसमें। हाँ, आपके कई शिष्य कई काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, आपका भी कर रहे हैं और अपना खुद का भी उन्होंने एक अलग स्तर, और उन्होंने रंगमंच से टोंक को आपने परिचित करा दिया। लेकिन अब मेरी एक बात और प्रश्न है कि ऐसा कहते हैं टोंक वाले कि आप एक खास विचारधारा पर काम करते हैं, क्या ये सही है या गलत है, या वो खास विचारधारा क्या बात सोचते हैं उस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं चाहूंगा कि इस पर बात हो, और मैं गुजारिश भी करूंगा कि इस पर और भी बात हो। जी जी। तो हम लोग जिस देश में रहते हैं, और इस देश में हम लोगों के पास संविधान है ना, और संविधान के कुछ मूल्य हैं ना। समानता हमारा एक मूल्य है, न्याय हमारा एक मूल्य है, स्वतंत्रता हमारा एक मूल्य है, और ये तीनों आपस में गुथे हुए हैं। तो जहां पर भी देखिए, रंगमंच या साहित्य वहीं पैदा होता है जहां पर अन्याय है, जहां पर संकट है। सपाट लाइन में नहीं खड़ा हो सकता है, साहित्य पैदा ही नहीं होगा। अनुभूति कहां से आएगी? हवा अच्छी चल रही है, ये एक सुखद अनुभूति हो सकती है, इस पर साहित्य रचा जा सकता है। पर जब इस पर साहित्य रचेंगे तो वो स्थिति भी आएगी जब हवा नहीं चल रही थी। दोनों का जब तालमेल बैठेगा तब हवा चलने की एक अनुभूति प्रकट होगी। तो हम जो नाटक है, वो किसी भी लेखक का कहानी है, नाटक है, या जो नाटक बनते भी हैं, वो सामाजिक न्याय की सिफारिश करने वाले नाटक होते हैं ना। और सिफारिश, जब सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि भारत में जिस तरह से अभी भी महिलाओं को बहुत आगे आना है, और उसके लिए पुरुषों को समझना है कि महिलाएं कितनी आगे आएंगी, उनके लिए रास्ता बनाना क्या है, समझना है कि रास्ता बनाने की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, वो खुद बना सकती है महिलाएं अपना रास्ता। बिल्कुल ना, कहने का तात्पर्य ये है, सहयोग करना है जी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से लिंग भेद है, जिस तरह से जातिवाद है, और जिस तरह से और भी चीजें हैं, तो ये कुल मिला के ये नाटक में दिखते हैं, साहित्य में दिखता है ना।
साहित्य में दिखता है, और वो साहित्य ही, उस साहित्य को ही समाज के सामने लाना, और सबसे बड़ा काम में, बड़े काम की तरफ बढ़ना, वो ये कि न्याय हो सके, इस पर सामूहिक संवाद की संस्कृति स्थापित करना। ना, तो संवाद की संस्कृति होगी तभी समस्या का समाधान होगा। जी। तो हम लोगों का जो पूरा नाटक है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो मुख्यतः इस पर आधारित है कि हर आदमी, हर समाज के साथ एक सामाजिक न्याय होना जरूरी है, उस पर बात होनी चाहिए, उस सामाजिक न्याय की प्रक्रिया पर बात होनी चाहिए। दूसरा पक्ष मैं एक रखने जा रहा हूं कि हम लोग जिस देश में हैं, भांति भांति के विचारधाराएं हैं और दुनिया में भी विचारधाराएं हैं, तो मुझे लगता है कि जो राष्ट्र प्रेम है उसकी शुरुआत हमें अपने एक्शन से, मेरे सजग प्रयासों से हो। उसके गीत, उसकी वंदना तो होगी ही, वो तो श्रद्धेय है, वो तो सम्मानीय है, लेकिन वो केवल गीत नहीं है। हाँ, वो गीत नहीं है, वो केवल गीत नहीं है। वो कहता है चिल्ला चिल्ला के कि मुझे अपने आचरण में लाओ। सड़क पर चलने के लिए लोग हॉर्न बजाते हैं। सड़क एक सार्वजनिक स्थान है। सड़क की सफाई जब होगी तो हमारा देश प्रेम प्रकट होगा। जब मैं सड़क की जिम्मेदारी लूंगा तो लोकतंत्र की जिम्मेदारी मैं लूंगा। प्रशासन अपना काम करेगी, लेकिन जनता को आगे आना पड़ेगा। सड़क पर जनता चलती है, प्रशासन भी चलता है, पर हमें जनता को जिम्मेदारी लेनी है कि वो सड़क पर कैसे चले। तो मैं एक छोटे से मुहावरे के तौर पे सड़क को रख रहा था जी, कि सड़क पर जब हम एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ेंगे, सफाई के तौर पर, उसकी यातायात व्यवस्था के तौर पर, तब जाके हम कहीं देश प्रेम की ओर आगे बढ़ सकेंगे। गीत जो है आचरण में तब्दील हो सकेगा। मुख्यतः मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। अच्छा, गीत आचरण में तब्दील हो, यानी देश प्रेम केवल बातों का ना हो, शब्दों का ना हो, देश प्रेम हमारे अंदर हो और हम उसके आचरण से, मतलब प्रश्न विचारों का नहीं, व्यवहार का है जी। विचार हो लेकिन वो व्यवहार में हो जी। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब अच्छा, ये मानता हूं मैं इस बात को, आपने कितने नाटक अभी निर्देशित कर दिए हैं अब तक, और आपको उनमें से कौन सा ऐसा ड्रामा है जो आपने प्रदर्शित किया और आपको सबसे प्रिय लगा? जी देखिए, लगभग 80 से ज्यादा ही मुझे लग रहा है, लगभग जो मुझे संज्ञान में बनता है 80 से 100 के बीच में नाटक, जो बड़े स्लॉट के नाटक है वो किए हैं। अब उसमें कुछ ऐसे नाटक हैं, जैसे एकलव्य एक ऐसा नाटक है, निरंतर एकलव्य, जो टोंक में भी हुआ, पर इसकी नाटक भी एक शिशु की तरह है। शिशु जब इस धरती पर जन्म लेता है, उसके पहले भी उसकी एक प्रक्रिया होती है। माँ उसको सेती है, माँ उसको अपने गर्भ में रचती है। तो नाटक भी ठीक ऐसे ही प्रक्रिया में, वो शिशु होता है, वयस्क होता है, प्रौढ़ होता है। तो एकलव्य एक नाटक ऐसा है जिसकी शुरुआत केवल 3 मिनट की अवधि के साथ हुई थी 2006 में, और वो 2020-22 आते आते देखिए वो नाटक 60 मिनट का बनता है। तो ऐसे उसकी उम्र बनती है। तो एक तो एकलव्य नाटक है, दूसरा भी हाल फिलहाल में एक जर्मन लेखक है, उनका नाटक था द डेथ ऑफ गैलीलियो। और हमारे सीटीटी समूह में हमारे साथियों ने कुछ नाटक की प्रस्तुतियां की, बतौर निर्देशक, बतौर अभिनेता। जैसे संक्रमण एक नाटक है, हमारे ही रंगमंच के साथी ने की है। अंधेर नगरी चौपट राजा उन्होंने एक साथी ने की है। तो ये सारे नाटक मैं टोंक के दर्शकों से भी कहूंगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा देखें, वो तो एक कालजयी साहित्य है, हमने पढ़ा भी है और देखना भी चाहिए। संक्रमण देखें, इस तरह के और भी नाटक हैं। चलिए एक और बात चलते चलते कि ये जो सब काम आप कर रहे हैं, इससे कितने संतुष्ट हैं? जैसे मतलब कहते हैं ना, अपना जॉब से मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जी प्रदीप सर, तो संतुष्ट तो उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये पूरी यात्रा
मेरी पूरी जो रंगमंच यात्रा है उसमें टोंक एक पड़ाव है। टोंक ही पड़ाव है। टोंक एक पड़ाव है और न जाने फिर और कैसे पड़ाव बनेंगे ना। तो टोंक जो पड़ाव है, इस पड़ाव में जो मेरी संतुष्टि का लाइन अगर देखें तो ठीक वैसा ही है कि खेत में एक वो बीज बो दिया गया है, अब वो अंकुरित हो रहा है। तो जो एक किसान को खुशी मिलती है उस 2 इंच के पौधे को देखकर, वो अंकुरित होते पौधे को देख के, वैसी एक खुशी है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बैलेंस है और चीजें पनप रही हैं, बढ़ रही हैं। एक इस तरह की खुशी है, संतुष्टि अभी भी खोज रहा हूं। अच्छा, दूसरी ये बात कि जो हमारे जितने जो दर्शक हैं उनमें से जो अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं, थिएटर के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो आए, यहाँ जो भी रंगमंच समूह है उनसे संपर्क करें। और ये जो समय है 2025 का, AI का जो समय है, अभिनय करना जितना पहले मुश्किल था अभी तनिक आसान है उसको प्रस्तुत करने के लिए। ट्रेनिंग तो वैसे ही चलनी है, ट्रेनिंग तो वैसे ही चलनी है, ट्रेनिंग तो वैसे ही चलनी है, उसमें AI कुछ नहीं कर सकता। हाँ, AI कुछ नहीं कर सकता, AI कुछ नहीं कर सकता। और AI की इतनी अभी ताकत बन भी नहीं पाई है कि वो अनुभूति क्रिएट कर दे। जी बिल्कुल जी नहीं। अच्छा, वो उनको तो आप ये कह रहे हैं, सलाह दे ही रहे हैं। इस क्षेत्र में आपको जो जनता से, समाज से जो एप्रिसिएशंस मिली या अवार्ड मिले, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ तक कि अगर टोंक के दर्शकों की बात कहें तो काफी सपोर्ट किया टोंक के दर्शकों ने। जो आपके कृषि मंडी ऑडिटोरियम में जो पूरा प्रस्तुति हुई, नाटक की जो प्रस्तुति हुई है, उसको टोंक के दर्शक ने ही खड़ा किया वहां। और टोंक के दर्शकों ने ही यहाँ पर रंगमंच के जो महोत्सव हुए, रंगमंच के जो उत्सव हुए, उनको टोंक के दर्शकों ने ही खड़ा किया। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, टोंक का जो रंगमंच है वो टोंक की स्मृतियों में एक सिरा है। अब इस सिरे को मजबूत करना, इस सिरे को एक नई दिशा देना आप सभी दर्शकों के ही हवाले है। धन्यवाद आपको। अच्छा, एक अब अंतिम प्रश्न ये है कि यहाँ आप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में संदर्भ व्यक्ति हैं, तो वह संदर्भ व्यक्ति होकर के, रिसोर्स पर्सन होकर के आप क्या काम कर रहे हैं और ये बताना चाहेंगे? जी जरूर जरूर, क्योंकि हम लोगों का काम, देखिए जब मैंने कहा कि टोंक आया मैं छोटे शहर में, तो कुछ संस्थाएं होती हैं जिनका जो मकसद है और आपका जो मकसद है, अगर दोनों मिल गए तो 2 बोगी जुड़ जाए, वैसा है। तो फाउंडेशन जिस तरह से शिक्षा में गुणवत्ता की बात करता है, जमीनी स्तर पे उतर के हम लोग काम करते हैं और चाहते हैं कि देश का जो संविधान है, उस देश के जो संविधान के मूल्य हैं वो अंगीकार हो, और भी अंगीकार हो। तो इस तरह से जुड़ाव है। हम लोगों का मुख्य काम यही है कि शिक्षक साथियों से मिलना, उनको जो चुनौती है पढ़ने पढ़ाने में, उनको समझना और उस पर शिक्षक और हम लोग संस्था के साथी मिलके एक रास्ता निकाल पाए, शैक्षणिक रास्ता निकाल पाए, ताकि बच्चों में सीखने की गतिशीलता भी बढ़े और सीखने के प्रति उनका रुझान भी बढ़े और सीखने में बढ़ोतरी भी हो, गुणात्मक बढ़ोतरी भी हो। तो मुख्य काम यही है कि शिक्षक साथियों के साथ मिलके एक दूसरे की क्षमता को संवर्धित करना, ताकि बच्चे मुख्यतः सीख पाए और वो इस देश का एक भावी भविष्य, इस देश का एक भावी नागरिक बन पाए। धन्यवाद राजकुमार जी। राजकुमार जी ने ये साबित किया, जैसा मैं कहा करता हूं कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहे, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो राजकुमार जी ने ऐसा साबित किया रंगमंच की दुनिया में, और इसी तरह से लगे रहेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि थिएटर के गुरु कहलाते हैं। तो यह काम उनका चलता रहेगा, ये कारवां, ये यात्रा चलती रहेगी। हम उनको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप चाय पे चर्चा का ये जो कार्यक्रम है
इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके साथ ही अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम आने वाली जिन भी हस्तियों से आपको मिलवाएं उनसे वो प्रश्न जान सकें। आपके मन में कोई विचार हो तो अवश्य लिखें कमेंट्स बॉक्स में। जैसा कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।